हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। इक्विलिब्रियम के पहले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के 3 मेन एग्जांपल डिस्कस किए थे। अब इसी फिजिकल इक्विलिब्रियम के 2 स्पेशल एग्जांपल है, उनको हम डिस्कस करते हैं और इनके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक है हमारे पास। स्पेशल एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम के कॉमन एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, इसके अंदर हम डिस्कस कर देंगे स्पेशल एग्जांपल। इसका जो सबसे पहला हमारे पास स्पेशल एग्जांपल है दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ये क्या है, इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में, इजी वे में समझेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले हमें सॉल्यूशन के 1-2 पॉइंट मालूम होने चाहिए। व्हाट इज सॉल्यूशन, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जैसे हम शुगर और वाटर को अगर आपस में मिक्स कर दें तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। नाउ इसमें शुगर और वाटर जो कंपोनेंट हम डिसोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं या जो एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है जिसे हम डिसोल्व करेंगे वो सोल्यूट है। ठीक है, ये हमने एक सॉल्यूशन की नॉर्मल डेफिनेशन बनाई। अब इसके अंदर जो हमें मेन डेफिनेशन चाहिए दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये चाहिए हमें अपने इस इक्विलिब्रियम के टॉपिक के लिए। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए हमने क्या किया, एक गिलास वाटर लिया नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, उसके अंदर 1 टीस्पून शुगर हमने ऐड की, स्टीर किया, थोड़ी देर में डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर 1 टीस्पून और ऐड की, स्टीर किया, डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर 1 मोर, फिर 1 मोर, फिर 1 मोर, इसी टाइप से हम ऐड करते रहेंगे। देखिए थोड़ी देर बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब उसके अंदर और ज़्यादा शुगर की अमाउंट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सोल्यूट। और ज़्यादा सोल्यूट शुगर NaCl वगैरह उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा एट ए फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए वाटर लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में एम्प्टी स्पेस है, उन एम्प्टी स्पेस के बीच में शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड से एडजस्ट होती रहेगी। जैसे ही वो उसके सारे एम्प्टी स्पेस के बीच में एडजस्ट हो जाएगी, अब उसके अंदर और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। अब वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, इट इज़ अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व, इसके हम एक रेंज भी बताएंगे, विच कैन नॉट डिसॉल्व more solute at a fixed temperature, जिसके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व ना हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अभी हम इसके एक और थोड़ी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर ली, अभी हम इसका यूज़ भी करेंगे। हमने एक प्रैक्टिकल बात की, हम 1 लीटर वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम 2000 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक सिचुएशन बताई, स्टैंडर्ड सिचुएशन। 1 लीटर वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर हम मैक्सिमम 200 ग्राम शुगर ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो हमने इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, अभी हमने इसके अंदर सिर्फ 500 ग्राम शुगर ऐड की है। 1 लीटर वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 500 ग्राम शुगर ऐड की है। क्या इसके अंदर और ज़्यादा शुगर की अमाउंट ऐड हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2000 ग्राम तक डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, अभी हमने कितनी डिसॉल्व की है, सिर्फ 500 ग्राम, तो और भी डिसॉल्व हो सकती है ना। अभी ये सॉल्यूशन
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और डिजोल्व हो सकता है ना, पर हमने क्या किया 500 ग्राम फिर और ऐड की, फिर और ऐड की, और अब इसके अंदर कितनी ऐड कर दी 2000 ग्राम। क्या अब इसके अंदर और ज़्यादा शुगर ऐड हो सकती है? अब नहीं हो सकती। अब जितना भी एम्प्टी स्पेस था वो सारा का सारा फिलअप हो चुका है। अब ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इसी टाइप के सैचुरेटेड सोल्यूशन का ही हमने यूज़ करना है किसके अंदर? सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम के अंदर। अब उसको हम चेक करते हैं ज़रा। देखिए ये हमने एक कंटेनर लिया, सिंपल है बिल्कुल ही। इस कंटेनर के अंदर हमने पूरे कंटेनर को फिलअप किया हुआ है हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर। किसको डिसोल्व करके? शुगर को डिसोल्व करके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। यानी 2000 ग्राम, हम अगर ये 1 लीटर वाटर है तो 2000 ग्राम ऐड कर चुके हैं, और अब इसके अंदर और ज़्यादा डिसोल्व नहीं होगी। ठीक है, ये मैक्सिमम जितनी ये हमने इसके हर जगह पर एम्प्टी स्पेस के अंदर शुगर ऐड कर दी, और अब इसके अंदर जितना भी एम्प्टी स्पेस था शुगर को एडजस्ट करने के लिए वो सारा फिलअप हो चुका है। ठीक है, ये इसके अंदर शुगर ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमने इसके अंदर एक लॉग ऑफ शुगर, रोक शुगर का एक पीस ऐड कर दिया। रोक शुगर या लॉग ऑफ शुगर, मिश्री जानते हैं ना, मिश्री, वो हमने इसके अंदर ऐड की। ये हमने एक मिश्री का पीस इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, दिस इज रॉक शुगर, और इसकी एक फिक्स अमाउंट ले ली। जैसे हमने 20 ग्राम का रॉक शुगर का पीस इसके अंदर ऐड कर दिया। कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन था शुगर और वाटर का, और ज़्यादा शुगर डिसोल्व नहीं हो सकती। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका? शुगर प्लस वाटर का। इसके अंदर हमने क्या किया? 20 ग्राम मिश्री रॉक शुगर ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन क्रिएट होगी उसको समझते हैं। सोच कर बताइए आप ज़रा, क्या ये जो रॉक शुगर है, मिश्री है, ये इस सॉल्यूशन के अंदर, इस वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर उसमें डिसोल्व होगी? क्या ये मिश्री इसके अंदर डिसोल्व होगी? सोचिए जरा। ये देखिए मिश्री इस वाटर के सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होगी, क्योंकि वो तो उसका नेचर है। ठीक है, ये शुगर और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में डिसोल्व हो जाते हैं, तो ये इनका नेचर है। शुगर इसके अंदर डिसोल्व होगी। बट अब यहाँ एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जितना भी इसके अंदर एम्प्टी स्पेस था वो तो सारा का सारा फिलअप हो चुका है। तो फिर ये जो हमारे पास मिश्री या लॉग ऑफ शुगर है, इसको डिसोल्व होने के लिए स्पेस तो चाहिए, वो स्पेस तो नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ से इतनी अमाउंट में, कुछ अमाउंट के अंदर, ये जो अमाउंट है मिश्री की, लॉग ऑफ शुगर की, ये इसके अंदर डिसोल्व होगी। यहाँ से ये वाटर के अंदर जाकर डिसोल्व होगी। कहीं से भी जा सकते हैं, हमने यहाँ से एक बार स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया। अब देखिए ये शुगर इसके अंदर जाकर डिसोल्व होगी, बट यहाँ इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर तो स्पेस ही नहीं था, इसको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं था इसको फर्दर डिसोल्व होने के लिए। तो अब क्या होगा, यहाँ एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जितने भी शुगर के मॉलिक्यूल थे ये अब आपस में क्या हो जाएंगे? कंडेंस, इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस होकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होंगे? ये आपस में प्रेसिपिटेट, ये क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। शुगर जैसे यहाँ इसके अंदर जाएगी तो अब इनको स्पेस देने के लिए जो खुद शुगर इसके अंदर डिसोल्व, वो आपस में क्रिस्टल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मान लीजिए एक बड़ा क्रिस्टल बन गया कि ये यहीं जाकर अटैच हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये यहाँ इसके ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी इस पूरे लॉग ऑफ शुगर के ऊपर अटैच हो सकता है, या ये नीचे भी सेटल डाउन हो सकता है। ठीक है, ये बात होगी ना। किस लिए? अब देखो यहाँ से शुगर वाटर के अंदर अपने नेचर के कारण डिसोल्व होगी। मान लीजिए मैंने कहा कि 2 ग्राम शुगर इसके अंदर डिसोल्व होगी, तो 2 ग्राम शुगर ही उसके अंदर से प्रेसिपिटेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, या इस क्रिस्टल पर ही, इस लॉग ऑफ शुगर पर ही अटैच हो जाएगी। जितनी शुगर यहाँ डिसोल्व होगी उतनी शुगर को स्पेस देने के लिए जो घुली हुई शुगर है वो आपस में इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी, उनके क्रिस्टल बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
ये शुगर घुलती जाएगी और वो इकट्ठी होती जाएगी, ये डिज़ोल्व होगी वो इकट्ठी होगी, क्योंकि जितने ये इसके मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होंगे उतने ही मॉलिक्यूल उनके इकट्ठे होंगे, प्रेसिपिटेट होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो स्पेस है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि पहले ही सॉल्यूशन सैचुरेटेड था। तो अब देखिए, जैसे हमने ये सिचुएशन क्रिएट की, इसके अंदर दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगी। कौन सी दो अपोजिट? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इस शुगर का वाटर में डिसोल्व होना और डिसोल्व्ड शुगर का क्रिस्टल बनना, ये दो अपोजिट प्रोसेस है। शुगर डिसोल्व हो रही है और डिसोल्व्ड शुगर क्या हो रही है? क्रिस्टल बन रही है। तो ये दो अपोजिट प्रोसेस होंगे और सेम स्पीड से होंगे। क्यों सेम स्पीड से होंगे? जितनी शुगर ये डिसोल्व होगी उतनी ही शुगर को स्पेस देने के लिए सेम अमाउंट में ही शुगर आपस में क्या बनेगी? क्रिस्टल बनकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो यहाँ दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से हो रही है। अगर दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से होने लग जाए, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसकी थोड़ी डिटेल लिख देंगे। when a log of sugar, log of sugar कहो या rock sugar कहो या मिश्री कहो, एक ही बात है, rock, when a log of sugar is added in, किस में ऐड किया? ये ध्यान रखना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए शुगर का है, एडेड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तब क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? देन इक्विलिब्रियम गेट मेंटेन, तब उनमें इक्विलिब्रियम बन जाएगा। देन इक्विलिब्रियम गेट मेंटेन, तब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। एंड एट इक्विलिब्रियम, और जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो उस इक्विलिब्रियम पर होगा क्या? एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, जितनी शुगर डिसोल्व हो रही है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर किसके बराबर होगा? उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर या रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। जो शुगर डिसोल्व हो रही थी वो आपस में इकट्ठे होकर क्रिस्टल बनकर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी या इस पर भी अटैच हो सकती है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर। डिसोल्व्ड शुगर का आपस में क्रिस्टल में बनना उसे हम प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ शुगर, यानी जब इनके अंदर इक्विलिब्रियम बना तो कौन सी दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगी? शुगर का डिसोल्व होना और डिसोल्व्ड शुगर का क्रिस्टल बनना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। अच्छा, इसके अंदर एक बार क्वेश्चन ये आता है कि हमने बार बार एक सिचुएशन बार बार रिपीट की है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अब यही अगर हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें, प्रूव दैट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, यानी ये हमेशा मोशन में रहेगा, स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, मोशन में रहेगा। अब देखिए, यही जो हमने अभी एग्जांपल किया है ये इसको प्रूव करेगा कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। किस टाइप से प्रूव करेगा? यही हमने सेम एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो हमने शुगर का पीस इसके अंदर ऐड किया था, यहाँ से ये शुगर तो क्या हो चुकी है, इसके अंदर डिसोल्व हो चुकी है ना, ये वाली शुगर इसके अंदर डिसोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बच जाएगा? ये ऐसे सैंपल बच जाएगा। और हुआ क्या, यहाँ जो शुगर थी वो आपस में इकट्ठी होकर यहाँ सेटल डाउन होगी। ठीक है, जितनी शुगर यहाँ से डिसोल्व हुई है उतनी शुगर आपस में इकट्ठी होकर यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब ये तो एक पॉइंट है ना कि जितनी शुगर यहाँ इसमें से डिसोल्व हुई है और जितनी बनी है, वो बनी हुई शुगर जरूरी तो नहीं है ना कि वहीं आकर अटैच हो जाएगी। वो तो कहीं भी प्रेसिपिटेट इकट्ठा होकर नीचे सेटल डाउन हो सकती है, या इसके ऊपर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो इसकी शेप क्या होगी? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में इसकी शेप क्या थी? इस टाइप से इसकी पूरी शेप थी। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि इसकी शेप चेंज हो रही है। इसकी शेप का चेंज होना मतलब ये शुगर डिसोल्व हो रही है और डिसोल्व हुई शुगर क्रिस्टल बन रही है।
हाँ एक बात, जितनी यहाँ शुगर बची और जितने क्रिस्टल बने, इनका जो हम टोटल वेट देखेंगे, स्टार्टिंग में हमने ये कितना लिया था 20 ग्राम, और इन दोनों का जो वेट जो बची हुई इसके अंदर शुगर होगी, यहाँ जो बची हुई है और यहाँ जो बनी हुई है, इन दोनों शुगर का वेट भी 20 ग्राम होगा, क्योंकि जितनी डिजोल्व हो रही है उतनी प्रेसिपिटेट बन रही है। सिंपल सी बात, जो हमने शुगर का क्रिस्टल लॉग ऑफ शुगर या रॉक शुगर ऐड किया था, उसकी शेप का चेंज होना ये प्रूव कर रहा है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकती थी, फिर भी हमने इसके अंदर शुगर ऐड की और उसकी शेप चेंज हो रही है, इट मीन्स वो डिजोल्व हो रही है और ये मोशन में है। ठीक है, इसमें लिखेंगे सिंस शेप ऑफ लॉग ऑफ शुगर या रॉक शुगर कहो, log of sugar in solid solution equilibrium get change, वो चेंज होती है, it means equilibrium is dynamic, equilibrium डायनेमिक है, मोशन के अंदर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्पेशल फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल था। नाउ सेकंड स्पेशल एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, वो देखते हैं अब हम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। दोनों के बेस पर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के फुल चांस है। नाउ आवर सेकंड इक्विलिब्रियम इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट था। सेकंड है हमारे पास गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड इज गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सोडा वाटर बोतल। जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं, कोक पेप्सी वगैरह, वो भी इसी के अंडर आ जाएंगे। सोडा वाटर बोतल देखो, इसको हम पहले एग्जांपल से ही समझते हैं। ये हमने एक सोडा वाटर बोतल ली, ठीक है, ये हमने एक सोडा वाटर बोतल ली, दिस इज ए सोडा वाटर बोतल। अब इसके अंदर हमने लिक्विड कंटेंट भरा होता है, चाहे आप कोक पेप्सी कोई भी इसका एग्जांपल ले सकते हो। ये हमने इसके अंदर लिक्विड कंटेंट भरा, सॉल्यूशन है वो, ये एक सॉल्यूशन है, सिर्फ वाटर नहीं है। और इसके अंदर सोडा वाटर बोतल के अंदर स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप करते हैं। सोडा वाटर बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप की जाएगी। हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप की, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैस क्यों फिलअप करते हैं ये भी हम बताएंगे, इसका भी रीज़न समझेंगे। दिस इज CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ हमने इसका कैप लगाकर इसको बंद कर रखा है। ठीक है, अब एक पॉइंट, बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम मानते हैं 1 atm, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 atm। पर इसके अंदर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिलअप की है वो उससे 3 to 4 atm प्रेशर, 3 से 4 atm प्रेशर पर रखते हैं, यानी उससे 3 या 4 गुना प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पर रखेंगे। अब वो ज़्यादा प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, हमें यहाँ गैस की अमाउंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी प्रेशर ज़्यादा होगा ना। ये देखो, जितने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल आएंगे वो नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल पर प्रेशर लगाएंगे। इस प्रेशर के कारण क्या होगा, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर एम्प्टी स्पेस है, इस प्रेशर के कारण ये जो गैसेज है वो इसके अंदर प्रेशर के कारण डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कहाँ डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये जो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इस लिक्विड पोर्शन के बाद, ये लिक्विड का पोर्शन है उनका, ठीक है, ये लिक्विड पोर्शन है और ये है इसका गैस पोर्शन। देखो, आपने देखा होगा किसी भी सोडा वाटर बोतल को या पेप्सी की बोतल को ध्यान से देखिएगा, वो पूरी ब्रिम तक, नेक तक नहीं भरी होती, उसके अंदर कुछ ही एम्प्टी स्पेस ऐसे रखा जाता है। वो किस लिए रखा जाता है, ताकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाला जा सके। कितने प्रेशर पर, 3-4 atm प्रेशर, ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्यों डाला, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
हम ये जो सोडा वाटर बोतल है इसको 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर को हम इतना टाइम तक यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाते हैं जो उसको स्पॉइल कर देते हैं। पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ एसिडिक इन नेचर, वाटर के कंटेक्ट में आने पर ये कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O ये दोनों मिलकर H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बना लेगी और ये जो कार्बोनिक एसिड H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल कर देगा और इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज कर देगा और इसके टेस्ट को भी एनहांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसलिए इसके अंदर स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड ही फिलअप की जाती है। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल बात बताई। अब पॉइंट पर आते हैं हम अपने इक्विलिब्रियम पर। सबसे पहली बात कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होना जरूरी है। नॉर्मल हमने इसको यहाँ तक नहीं फिल रखना, इसके अंदर भी डिसोल्व होना इसका जरूरी है। डिसोल्व होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही इस प्रेशर के कारण गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके अंदर डिसोल्व होते रहेंगे। अब प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा, इसकी अमाउंट हम ज़्यादा कर देंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ये डिसोल्व होगी। अब इसमें इक्विलिब्रियम कैसे बना, इसके अंदर इक्विलिब्रियम इस टाइप से मेंटेन होगा। देखिए ये लिक्विड फेज है, ये गैस फेज है। प्रेशर के कारण क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल किसके अंदर डिसोल्व हो गए, लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो गए। ठीक है, अब जितना भी ये जो एम्प्टी स्पेस था, इन्होंने इस एम्प्टी स्पेस में क्या किया, गैस ने खुद को एडजस्ट किया। ठीक है, गैस ने खुद को एडजस्ट किया, पर यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए हमने कहा कि ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। अब हाई प्रेशर के कारण क्या है कि ये हमने दो गैस के मॉलिक्यूल देखे, ठीक है, इन्होंने आपस में कोलाइड किया, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई वो तो गैस में रहा, जिसकी एनर्जी कम हुई या जिस प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू समझे, जिस पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग गया, प्रेशर जिस पर ज़्यादा अप्लाई हो गया, वो गैस का मॉलिक्यूल कहाँ आने की कोशिश करेगा, लिक्विड में आने की कोशिश करेगा। पर यहाँ तो हमने अभी डिस्कस किया कि सारा स्पेस हमने फिल कर दिया था, गैसेस ने प्रेशर के कारण ये सारा स्पेस फिल कर दिया, अब नया स्पेस तो है ही नहीं। अब प्रेशर के कारण जैसे ये गैस का मॉलिक्यूल नीचे आएगा तो होगा क्या, ये गैस का मॉलिक्यूल नीचे आया, ये क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा और इसको एनर्जी देकर वापस की कहाँ मूव करवा देगा, गैसेस फेज में, क्योंकि ये सारा का सारा फील्ड है ना। अगर एक गैस का मॉलिक्यूल नीचे आए तो फिर एक गैस के मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा, दो गैस के मॉलिक्यूल नीचे आए तो दो गैस के मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब इनको स्पेस मिलेगा, ये जो नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं इनको स्पेस मिलेगा तभी एडजस्ट होगा। इनको स्पेस कब मिलेगा, जब ये खाली करेंगे, सिंपल सी बात है। यानी जब हम इस सोडा वाटर बोतल को नॉर्मली रख देंगे तो हाई प्रेशर के कारण गैस क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर डिसोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, किसके कारण, हाई प्रेशर के कारण। हाई प्रेशर के कारण गैस इसमें डिसोल्व होगी और जो डिसोल्व गैस है उनको बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हाई प्रेशर के कारण गैस डिसोल्व होगी और जो डिसोल्व होगी उनको बाहर निकलना पड़ेगा। कितना निकलना पड़ेगा, इक्वल अमाउंट में। 5 मॉलिक्यूल को अगर डिसोल्व होना तो 5 को बाहर निकलना पड़ेगा, 10 को डिसोल्व होना तो 10 को बाहर निकलना पड़ेगा। इससे दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से होने लग गई, और जब दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से होने लग जाए दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, सोडा वाटर बोतल के अंदर हम बोलते हैं, ये हमने उसका एग्जांपल दिया था, व्हेन इक्विलिब्रियम गेट मेंटेन, व्हेन इक्विलिब्रियम गेट मेंटेन इन सोडा वाटर बोतल, तब होगा क्या, देन कौन सी दो अपोजिट प्रोसेस सेम स्पीड से हो रहे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, देन रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड की जगह सोल्यूशन वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये सोल्यूशन है, इन सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखो गैस का इसमें से बाहर निकलना, अगर 2 मॉलिक्यूल आए अंदर आए तो 2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, वो जो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से बाहर निकले उसे हम बोलेंगे एस्केपिंग आउट, इज इक्वल टू रेट ऑफ एस्केपिंग आउट ऑफ गैस, वो एस्केप हो रही है, बाहर निकल रही है, एस्केपिंग आउट ऑफ गैस
फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, सोडा वाटर बोतल के अंदर जैसे इक्विलिब्रियम बनेगा तो जितनी गैस डिजोल्व होगी उतनी कोई बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको स्पेस देने के लिए उतने ही मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये था। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने कई बार नोट किया होगा कि जब भी हम सोडा वाटर बोतल को खोलते हैं तो वो कुछ उफन कर बाहर निकलती है, बबलिंग के साथ लिक्विड बाहर निकलता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजेस आउट। तो ये क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर एक सिंपल सा, व्हाई सोडा वाटर बोतल गेट फिजेस आउट। फिजेस आउट का मतलब उफन कर बाहर निकलना, गैसेस और लिक्विड का एकदम क्विकली बाहर निकलना। व्हाई सोडा वाटर बोतल गेट फिजेस आउट व्हेन इट इज ओपन्ड। जब हम उसे ओपन करते हैं तो एकदम उफन कर बाहर निकलते हैं, तो उसका रीजन देखिए। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन लिख लीजिए। जब हम इसका आंसर लिखते हैं कि वो ऐसे फिजेस आउट के होते हैं, उफन कर बाहर निकलना फिजेस आउट कहलाएगा। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है। देखिए, बाहर एयर का प्रेशर कितना है 1 atm। हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने एटीएम पर फिल किया 3-4 एटीएम पर, उससे 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पर गैस को फिलअप किया। इतने हाई प्रेशर के कारण काफ़ी सारे गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर भी आ जाएंगे, और उनका आना जरूरी है टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए और लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा प्रेशर पर डाला ताकि ये गैसेज इसके अंदर आ जाए। अब ये जो गैसेज इसके अंदर है, जो हमने गैसेज रेड कलर में दिखाई है, इसके अंदर है लिक्विड में, वो क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए वो इसके अंदर है। जैसे ही हमने इसके कैप को ओपन किया तो ये जो गैसेज है वो तो क्या हो जाएंगी, यहाँ से सारी की सारी जो गैसेज जिनको हमने बहुत हाई प्रेशर पर रखा था वो तो यहाँ से एस्केप आउट होने लग जाएंगी। ठीक है, एकदम अगर यहाँ से गैसेज एस्केप हुई तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, ये गैसेज क्यों डिजोल्व थी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था ऊपर। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ये गैसेज भी क्या होंगी, बाहर निकलेंगी एकदम क्विकली। जब ये गैसेज एकदम क्विकली बाहर निकलेंगे तो कुछ लिक्विड को भी अपने साथ ले आएंगी, हेंस फिजेस आउट। सिंपल सी बात है, यहाँ प्रेशर जा रहा था तो ही गैस डिजोल्व थी, जैसे ही ओपन किया गैस निकलेगी, प्रेशर कम होगा तो फिर ये गैस भी एकदम बाहर निकलेगी। एक गैस एकदम बाहर आएगी तो अपने साथ कुछ लिक्विड भी ले आएगी, तो वो फिजेस आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखें व्हेन सोडा वाटर बोतल इज ओपन्ड, when soda water bottle is opened, then तब कहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, then प्रेशर अबव लिक्विड, उस लिक्विड से अबव प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, गैस बाहर निकलेगी, प्रेशर कम हो जाएगा। देन प्रेशर अबव लिक्विड गेट रिड्यूस, सो डिजोल्ड गैसेस, तो जो डिजोल्ड गैसेस थी, सो डिजोल्ड गैसेस एस्केप आउट क्विकली, फटाफट बाहर आएंगी। सो डिजोल्ड गैसेस एस्केप आउट क्विकली अलोंग विद, साथ में किसको ले आएंगी, कुछ लिक्विड को, अलोंग विद लिक्विड, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हेंस फिजेस आउट। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ है। ये था हमारे पास दो हमने स्पेशल एग्जाम्पल दिए फिजिकल इक्विलिब्रियम के, इसका हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। इसी के अंदर एक लॉ और आएगा, दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बिल्कुल ही सिंपल सा लॉ है। देखिए, अभी हम इसको बाहर नहीं निकालते, एक बार कैप बंद करते हैं इसका दोबारा। ये हमने इसका कैप दोबारा बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल अंदर ही डिजोल्व है। अब देखिए हेनरीज लॉ क्या कहेगा, बाहर प्रेशर कितना था 1 atm, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को 1 atm फिल करते तो अंदर प्रेशर कम होता, कम प्रेशर होता तो फिर इस कम प्रेशर कुछ ही मॉलिक्यूल गैस के अंदर जाते,
प्रेशर ज़्यादा कर दिया हमने, 3-4 atm किया, अब वो कैसे कर सकते हैं, गैस ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो तो उस प्रेशर के कारण और ज़्यादा गैसेज इसके अंदर डिजोल्व होने स्टार्ट होगी। हम इस 3-4 atm की जगह 5-6 atm प्रेशर कर दें, वो कैसे करेंगे, गैस और ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेंगी, नीचे वाले गैस के मॉलिक्यूल पर और प्रेशर लगाएंगे तो वो और ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगे। सिंपल सी बात, जितना ज़्यादा इस लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर होगा उतने ही गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते जाएंगे। जितना प्रेशर लगता जाएगा उतने ही गैस के मॉलिक्यूल डिजोल्व होते जाएंगे। दिस इज हेनरीज लॉ। ये कहेगा कि गैस का मास जितना इस लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसके लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना है। अकॉर्डिंग टू इट, mass of a gas dissolved in liquid is directly proportional to the pressure of gas above liquid। ठीक है, कितना गैस का मास, अगर कम प्रेशर है तो कम गैस का मास डिसॉल्व होगा, ज्यादा प्रेशर तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट m is mass of gas, mass of a gas dissolved in liquid, mass of a gas dissolved in liquid, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये डायरेक्टली पूछूंगा कि प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड, यहाँ इस गैस का कितना ज़्यादा प्रेशर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। जितना ज़्यादा हम लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर करेंगे उतना ही गैस का मास इसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, p इज प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड। प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं तो कांस्टेंट लगेगा KHP, KH इज हेनरीज कांस्टेंट, यहाँ KH क्या है, इट इज हेनरीज कांस्टेंट। ये गैस के नेचर पर, लिक्विड के नेचर पर, टेम्परेचर इन पे डिपेंड करेगा। ये जो हेनरी कांस्टेंट है अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होगा। इससे हमें एक और पॉइंट ये क्लियर हुआ कि जैसे जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं जैसे फिश वगैरह है वो उस सी के अंदर इनहेल कैसे करती है। अब इनहेल के लिए तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब डेफिनेटली उस सी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होगी और उन्हीं ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को वो इनहेल करती है। अब वो सी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व कैसे हुई, एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण। एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, उस 1 atm प्रेशर के कारण कुछ गैसेज, जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैसेज है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये जो गैसेज है वो उसी रेशो के अंदर उस सी के वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। देखो मान लो हमने कहा कि ये लेवल है हमारे पास, इससे बीनीथ सी है और इससे ऊपर एयर है, यहाँ पे एयर है, इस एयर का प्रेशर 1 atm, इस 1 atm के प्रेशर के कारण कुछ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी हेनरीज लॉ के कारण। जितना लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर होगा उतना ही लिक्विड का मास उतना ही गैस का मास उस लिक्विड में डिसॉल्व होगा। गैस का प्रेशर है, उस प्रेशर के कारण वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो एयर, एटमॉस्फेयर में एयर है, उस एयर के प्रेशर के कारण एयर ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी, सी में डिसॉल्व हो गई। अब एयर का डिसॉल्व होना मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व होना। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई तो उसमें जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को जितने भी एक्वेटिक एनिमल है वो यूज करते हैं अपने इनहेलिंग के लिए। ठीक है, इसमें लिखेंगे बाय हेनरीज लॉ it is clear that sea animals fish वगैरह inhale dissolved oxygen in water। ठीक है, हेनरी लॉ से क्लियर हुआ कि जितने भी सी एनिमल है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को, एयर के कारण जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है उसी को वो इनहेलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास छोटा सा पॉइंट है,
प्रॉपर्टीज ऑफ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये एग्जाम्पल थे। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, सिंपल सी करेक्टरिस्टिक्स है। देखिए सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि इक्विलिब्रियम जब भी बनेगा, जो इसकी डेफिनेशन है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। जब भी इक्विलिब्रियम बनेगा तो कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, कलर, ये क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। ये इसकी डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में की थी। एट इक्विलिब्रियम some properties like temperature, pressure, volume, color etc become constant, वो constant हो जाती हैं and do not change with time, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, and do not change with time। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। सेकंड बहुत ही सिंपल सी है कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर कोई गैस यूज हो रही है, किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर अगर कोई गैस हम यूज करें तो वो क्लोज्ड कंटेनर में होगी। बात बिल्कुल सिंपल है, अगर कंटेनर ओपन है तो वो गैस एस्केप आउट हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, इक्विलिब्रियम हैविंग गैस कंपोनेंट, equilibrium having gas component get maintained in closed container। ये तो सिंपल बात है, क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, जिन इक्विलिब्रियम के अंदर गैसेस का यूज होगा उसे हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर करेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। आज हमने ये प्रूव भी किया कि कैसे प्रूव करेंगे कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। जो हमने सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम लिया था, शुगर रॉक शुगर को जब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर में डाला था तो रॉक शुगर की शेप चेंज हो रही थी, इट मीन्स वो डिजोल्व हो रही है, तो वो डायनेमिक है, उससे प्रूव हो जाएगा। एंड एट इक्विलिब्रियम two opposite process, at equilibrium two opposite process take place with same speed, take place with same speed। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि प्रोसेस क्या है। यानी हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ forward reaction is equal to rate of backward reaction, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ये हमने कुछ इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स दी फिजिकल इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।